हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 दैट इज दी ओशियंस, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा ओशियंस के बारे में या ओशियनोग्राफी के बारे में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने रिलीफ ऑफ द ओशन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, हमारा जो अबाइसल प्लेन होता है यानी कि जो हमारा सी फ्लोर का बेड होता है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात की थी। आज हम लोग थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ेंगे। ओशन फ्लोर के डिपॉजिट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सैलिनिटी से लेकर, यानी कि जो पानी में नमक वगैरह घुला होता है उसको लेकर, और तापमान को लेकर यानी कि टेम्परेचर को लेकर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, बात कर लेते हैं ओशियनिक डिपॉजिट्स ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, यानी कि ओशन फ्लोर मतलब आपको पता है कि जो उसका बेड होता है, ठीक है, वहां पर किस तरीके के डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मटीरियल्स इरोडेड फ्रॉम द अर्थ which are not deposited by rivers or at the coast are eventually dropped on the ocean floor। अब देखिए, जो इरोडेड मटेरियल आ रहा है वो कहां से आ रहा है? जो रिवर्स आ रही हैं वो अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेके आ रही हैं। अब या तो वो रिवर्स के बारे में हम लोगों को पता है कि रिवर्स का जो डिपोजिशन होता है, यानी कि जो हमारी थर्ड स्टेज होती है रिवर की, ओल्ड स्टेज होती है, वहां पर रिवर क्या करती है? मेनली डिपॉजिट करती है, एल्यूमियम्स वगैरह डिपॉजिट करती है। हमें पता है कि किस तरीके से वो डेल्टा वगैरह बनाती है, एल्यूवियल फैंस वगैरह बनाती है, हमने ये सारी बातें जानी है। ठीक है, तो अगर रिवर से मान लीजिए जो भी इस तरीके का इरोडेड मटेरियल आ रहा है वो रिवर ने डिपॉजिट नहीं किया, वो कोस्ट पे भी डिपॉजिट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जितना ही मटेरियल इस तरीके का डिपॉजिट नहीं हो पाएगा कि कोस्ट वगैरह पे डिपॉजिट नहीं हुआ या बाकी इस तरीके का डेल्टा वगैरह फॉर्म नहीं हुए, तो वो बाद में कहाँ जाएगा? जब वो पानी आपका समुद्र में आ जाएगा नदी का, तो फिर वो सारा का सारा जो डिपोजिशन है या जो इरोडेड मटेरियल है वो कहां जाएगा? ओशन के फ्लोर में बैठेगा वो। ठीक है, तो डोमिनेंट प्रोसेस यहां पर क्या है? स्लो सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जिस तरीके से एक एक करके सेडिमेंट्स जो है इकट्ठा होते जाएंगे बेड के ऊपर, ठीक है, जो ओशन फ्लोर है उसके ऊपर, तो ये है स्लो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस। ठीक है, वेयर द इरोडेड पार्टिकल्स वेरी स्लोली फिल्टर थ्रू द ओशन वाटर एंड सेटल वन अपॉन अनदर इन लेयर्स। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो ये इरोडेड पार्टिकल्स हैं ये ओशियन वाटर के थ्रू फिल्टर आउट होते जा रहे हैं और एक के ऊपर एक लेयर में जो है वो बैठते जा रहे हैं। ठीक है, या सेटल होते जा रहे हैं। और आप समझिए कि लेयर के फॉर्म में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर पार्टिकल जो होगा उसका साइज, उसका शेप, उसका जो वेट है वो अलग अलग होगा। तो जो भारी मटेरियल होगा वो नीचे बैठेगा, जो हल्का मटेरियल होगा वो उससे ऊपर बैठेगा। तो इसीलिए एक तरीके की स्ट्रेटिफिकेशन या लेयर यहां पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक, The thickness of the layer of sediments is still unknown, यानी कि अभी तक इतनी टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई है, या मैं कहूँगा कि इतनी डिस्कवरी नहीं हो पाई है कि जिससे ये पता लग पाए कि इस सेडिमेंटेशन की, या जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं, इनकी थिकनेस कितनी है, ये नहीं पता लग पाया है। और इनका जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है ये भी इक्वली अनसर्टेन है। मतलब इनका किस रेट पे एक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि आप कहें कि एक साल में कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है या कितना सेडिमेंटेशन हो रहा है, वो भी मतलब सर्टेन नहीं है, निश्चित वो भी नहीं है। उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि उतना ज्यादा डेवलपमेंट या डिस्कवरी नहीं हो पाई है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग वी मे क्लासिफाई ऑल द ओशियनिक डिपॉजिट्स एज आइदर मड्स, ऊड्स और क्लेज। ठीक है, इनको तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जितने भी मटेरियल है टोटल उसको। ठीक है, आप देख लेते हैं करके तीनों क्या है। पहला है द मड्स, ये है टेरिजिनस डिपॉजिट्स। ठीक है, टेरिजिनस जो वर्ड है ये आपका आया है एक तरीके से कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल से, यानी कि लैंड से संबंधित। ठीक है, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैंड एंड आर मेनली डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या होता है ये हम लोगों को पता है। ठीक है, तो वहां पर ये जनरली डिपॉजिट हो जाता है, और ये टेरिजेनस डिपॉजिट है। टेरिजेनस का मतलब है लैंड से जो निकल के आ रहा है वो। ठीक है, द मड्स आर रेफर्ड टू एज ब्लू, ग्रीन और रेड मड्स
देयर कलरिंग डिपेंड्स अपॉन देयर केमिकल एजेंट। ठीक है, तो इसमें जो मिट्टी है वो अलग अलग तरीके की है, ब्लू भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और इनका जो कलर है वो डिपेंड कर रहा है कि इनमें क्या केमिकल कंटेंट है वो। ठीक है, थोड़ा सा ये जो रिसर्च बेस्ड वर्क है कि इसमें कौन सा कंटेंट है वो मैं यहां पर आप लोगों के लिए बता देता हूं। अगर ब्लू मड है तो ब्लू मड में जो आपका कंटेंट होगा इट विल कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा इसमें, प्लस इसमें रहेगा आयरन सल्फाइड। ठीक है, ब्लू कलर जिसमें भी मिट्टी में होगा, जिस भी मड का ब्लू कलर होगा तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होगा प्लस आयरन सल्फाइड होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ग्रीन मड की, कि ग्रीन मड जो होगी उसमें क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको। उसमें होगा एक कंपाउंड होता है दैट इज नोन एज ग्लाउकोनाइट। ठीक है, GLAUCONIT, ग्लाउकोनाइट प्लस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये ग्लाउकोनाइट क्या है ये बताना भी जरूरी है, सिर्फ ग्लाउकोनाइट लिख के काम नहीं चलेगा। तो ग्लाउकोनाइट जो है दैट इज आयरन प्लस पोटेशियम प्लस सिलिका, इनका ये कंपाउंड होता है। ठीक है, आयरन प्लस पोटेशियम प्लस सिलिका दैट इज ग्लाउकोनाइट, और CaCO3 इसमें पाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रेड मड की, यानी कि अगर मिट्टी का रंग लाल है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आयरन प्लस इसमें होगा सिलिका प्लस इसमें होगा एल्यूमिना। ठीक है, प्लस इसमें होगा टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि अगर मड का कलर कौन सा है तो उसमें कौन सा कंपाउंड या कौन सा केमिकल कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला है द ऊज। द ऊज का मतलब होता है ये पैलेजिक डिपॉजिट्स है। पैलेजिक का मतलब है, हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है, पैलेजिक का मतलब होता है जो ओपन ओशियन से संबंधी है। ठीक है, बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द ओशियंस, यानी कि ये जो डिपॉजिट्स है ये ओशियन से ही आ रहा है। अब ये ओशन से कैसे आ रहा है, दे आर मेड ऑफ अ shelly and skeletal remains of marine microorganisms with calcareous और siliceous parts। ठीक है, यानी कि जो मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्या है, कैल्शियम है और सिलिका है। ठीक है, उनका जो स्केलेटल रिमेन्स है वहां से आ रहा है। जैसे कैल्शियम के केस में आप बात कर सकते हैं, हमने पिछले चैप्टर में जो बात करी है कोरल्स की। ठीक है, हमें पता है कि कोरल्स में क्या होता है, दे हैव कैल्शियम इन देम, दे हैव लाइमस्टोन इन देम। ठीक है, तो इस तरीके के अगर डेड मटेरियल होते हैं, अब जैसे बात हम कर रहे थे कोरल्स की, तो कोरल्स की तरह ही और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कैल्शियम जिनके पास हो या सिलिका जिनके पास हो, तो जो उनका डेड होंगे वो जब, तो उनके जो शेल्स वगैरह हैं या जो उनके स्केलेटल रिमेन्स हैं वो इकट्ठा होते चले जाएंगे, दे आर ऊड्स। ठीक है, ऊड्स जो होते हैं दे हैव अ वेरी फाइन फ्लोर लाइक टेक्सचर एंड आइदर अकर एज एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट्स और फ्लोट अबाउट इन सस्पेंशन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, इनका जो टेक्सचर है वो आटे की तरह होता है। आटा आपको पता है फ्लावर कैसा होता है, बिल्कुल बारीक होता है, उसी तरीके का इसका भी जो टेक्सचर है वो होगा। और ये या तो एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट्स के फॉर्म में रहेंगे या फिर ये पानी में सस्पेंड होके, मतलब सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, पानी में सस्पेंड रहेंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने ये हल्के हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे प्रकार के हैं वो है क्लेज। दे अकर मेनली एज रेड क्लेज इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन बेसिन्स एंड आर पर्टिकुलरली अबंडेंट इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये आपका डीपर पार्ट्स में मिलेगा आपको ओशन बेसिन्स में, और पर्टिकुलरली ये पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा है। और रेड क्ले आई कहां से है, रेड क्ले इज बिलीव्ड टू बी एन accumulation of volcanic dust blown out from the volcanoes during the volcanic eruption, यानी कि जिस समय ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है उस समय जो वॉल्केनिक डस्ट आई है वहां से ये रेड क्ले आई है। ठीक है, तो ये तीन तरह के डिपॉजिट्स, द मड, ऊड्स और क्ले क्या है, कहां से आई है, ये आप बात समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो है सैलिनिटी। ठीक है, हालांकि इसको अपने एनसीईआरटी का जब हमने कोर्स पढ़ा है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहां पर टेम्परेचर और सैलिनिटी को लेकर हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर एक बार फिर से इस बुक में दिया गया है, इस बुक का ये पार्ट है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर भी अच्छा डिस्कशन इसका दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सैलिनिटी ऑफ द ओशन, ऑलमोस्ट एवरी नोन केमिकल एलिमेंट कैन बी फाउंड इन वेरिंग proportions in the oceans whose most characteristic feature is their salinity in contrast to the fresh water of lakes and streams। ठीक है, कि जो भी केमिकल एलिमेंट, ठीक है, ओशंस में पाया जा रहा है जिसकी प्रोपोर्शंस वेरिएबल है, यानी कि प्रोपोर्शंस कैसी है, अलग अलग प्रोपोर्शंस है, उसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सैलिनिटी। ठीक है, कि जो फ्रेश वाटर में क्या है, फ्रेश वाटर लेक्स और स्ट्रीम्स में तो सैलिनिटी होती नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स वहां पर पाए जाते हैं, तो केमिकल एलिमेंट्स जो समुद्र में पाए जाते हैं वेरिंग प्रोपोर्शंस में, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है,
सैलिनिटी, ठीक है। जितना भी वाटर है, ऑल सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल मेटल्स ऑफ विच सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट अलोन कंस्टिट्यूट्स मोर देन 77%, ठीक है। जो सारा का सारा समुद्र का पानी है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिसॉल्व्ड मिनरल मैटर है, ठीक है। और जिसमें से अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके का जो सॉल्ट है वो 77% है। समझ सकते हैं कितना ज्यादा है, ठीक है। The other important compounds include magnesium, calcium and potassium, while the rest are distinguishable only in traces of very minute quantities, ठीक है। समझ जाइए आप, ये जो सोडियम क्लोराइड है वो 77% है। उसके बाद थोड़ा सा जो इससे कम मात्रा है, मतलब जिसको फिर भी थोड़ा बहुत मतलब पहचाना जा सकता है या जिसकी मात्रा को मापा जा सकता है, वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। और बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है, बिल्कुल ट्रेसेस में पाई जाएंगे, तो उनको डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर का मूवमेंट होता है ओशन करंट्स के फॉर्म में, ठीक है। ओशन करंट्स वगैरह क्या है, कैसे मूव करते हैं, इसको हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो उस मूवमेंट के कारण क्या है, द प्रपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स रिमेन रिमार्केबली कांस्टेंट इन ऑल ओशियंस एंड इवन टू ग्रेट डेप्थ्स, ठीक है। यहां पर क्या लिखा गया है कि जो डिफरेंट सॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके के सॉल्ट है, तो उनका जो प्रपोर्शन है, यानी कि उनकी जो आप कह सकते हैं परसेंटेज है, वो क्या है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सारे के सारे ओशियंस में लगभग लगभग बराबर पाई जाएगी। और अगर हम ग्रेट डेप्थ में यानी कि गहराई में चले जाएंगे तो भी वो बराबर ही रहेगी, ठीक। बट द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इन ओशियंस डज वेरी अप्रिशिएबली इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि किसी समुद्र में आप देखेंगे कि पानी जो है उसमें ज्यादा नमक है, किसी समुद्र में जो पानी है उसमें नमक कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। तो समझना है कि जो प्रपोर्शन है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम नमक है या 100 ग्राम मैं कहूं एक कंपाउंड है, उसमें मुझे पता है कि 77 ग्राम मेरा क्या होगा, 77 ग्राम मेरा सोडियम क्लोराइड है, बाकी मेरा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और भी बहुत तरीके के जो कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं कि 100 में से 77 ग्राम मेरा सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, या मैं कह दूं कि 10 ग्राम मेरा मैग्नीशियम है, 5 ग्राम मेरा कैल्शियम है, ये हर जगह फिक्स है, ठीक। लेकिन किसी समुद्र में ये होगा कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक घुला है, किसी समुद्र में ये होगा कि 1 लीटर पानी में यानी कि 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, यानी कि आप 1000 पार्ट्स की बात कर लें, 1000 पार्ट्स का जो पानी है उसमें कहीं हो सकता है कि 30 ग्राम नमक घुला हो, कहीं 100 ग्राम घुला हो, कहीं 300 ग्राम घुला हो, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन जो होगी वो अलग अलग होगी, ये बात आपको समझनी है। ये दो चीजों का मतलब मैंने आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया। और यही जो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का वेरिएशन है, इसी को बोला जाएगा सैलिनिटी। इसका मतलब क्या है, द डिग्री ऑफ सॉल्टनेस ऑफ वाटर आइदर एज अ परसेंटेज और मोर ऑफन इन पार्ट्स पर 1000, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाइए कि सैलिनिटी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सॉल्टनेस, यानी कि पानी में कितना नमक है वो सैलिनिटी है, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है या तो परसेंटेज के टर्म में, यानी कि आप इसको 100 में से इसका परसेंट निकालेंगे, पार्ट्स पर 100 हो गया परसेंटेज, ठीक है। और या फिर आप इसको निकालेंगे पार्ट्स पर 1000, ठीक। वेरिएशंस आर शोन इन सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बाय आइसोहेलाइंस, ठीक है। सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैप में दिखाया जाता है आइसोहेलाइंस के थ्रू। आइसोहेलाइंस क्या होती है, दीज आर लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग एन इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी, यानी कि हम ऐसी सारी जगहों को ज्वाइन करें जहां पर सैलिनिटी बराबर है, ठीक है। तो ऐसी लाइन को जो पॉइंट्स होंगे, जो जगह होंगी वो पॉइंट्स होंगे, तो ऐसे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी और वो लाइन क्या कहलाएगी, आइसोहेलाइंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनरली स्पीकिंग द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस इज, एवरेज सैलिनिटी कितनी है, 35.2, ये 1000 नहीं है, ठीक है। किसी को लग सकता है कि नीचे जो एक जीरो लगा हुआ है ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये परसेंटेज होता है, ठीक है। चलिए मैं आपका डाउट यहां पर क्लियर करता हूं, क्योंकि किसी को लग सकता है कि यहां पर ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो होता है ये साइन किसका होता है, परसेंटेज का, ठीक है। और ये वाला जो साइन होता है यानी कि ये और नीचे 2, ये होता है आपका पीपीटी का साइन, यानी कि पार्ट्स पर 1000 का, ठीक है। तो यहां पर जो ये नीचे 00 लगे हुए हैं ये कोई मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अबाउट 35 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट इन 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर, वही मतलब हो गया कि 1 लीटर अगर पानी का है उसमें आप 35 ग्राम नमक घोल दें, उसका मतलब हो गया 35 पीपीटी, ठीक। अगर हम बात करते हैं बाल्टिक सी की, अब बाल्टिक सी आप लोग मैप में देखिएगा कहां पर है, ठीक है। और फिर मुझे बताइएगा
कि बाल्टिक सी में आप देखेंगे कि वहां पर क्या है, देयर इज मच डाइल्यूशन बाय फ्रेश वाटर एंड मेल्टिंग आइस। वहां पर क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि नदियां वगैरह उसमें आ रही हैं और आइस मेल्ट उसमें हो रही है, तो वहां की जो सैलिनिटी है वो बहुत ही कम होगी। कितनी है? सिर्फ 7 पीपीटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 7% नहीं है, 7 पीपीटी है, यानी कि 1 लीटर पानी में 7 ग्राम नमक घुला हुआ है बस। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं रेड सी की। रेड सी पर क्या है कि सरफेस इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये इसका जो आप जाके देखिएगा कि ये किस लैटिट्यूड में लाई करता है, आप देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में लाई कर रहा है, तो वहां पर इसमें क्या है कि इसका इवेपोरेशन काफी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें नदियां कम आ रही हैं। ठीक है, देयर आर फ्यूअर रिवर्स टू ब्रिंग इन फ्रेश वाटर। इस वजह से क्या है कि जो एवरेज सैलिनिटी है वो इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए नदियों से पानी आएगा फ्रेश वाटर। जितनी ज्यादा नदियां किसी भी समुद्र में जाके मिल रही होंगी उसका पानी उतना कम सलाइन होगा। पहला कंसेप्ट तो ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि अगर वो आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में है या इक्वेटोरियल रीजन में अगर कोई भी इस तरीके की वाटर बॉडी, कोई समुद्र अगर लाई कर रहा है, तो सीधी सी बात है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। और इवेपोरेशन जब चीज का होता है, अब हमें पता है पानी का अगर इवेपोरेशन होगा या वाष्पीकरण होगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी भाप बन के उड़ेगा, नमक ने नहीं उड़ना है। ठीक है, तो पानी अगर भाप बन के उड़ रहा है तो नमक वहीं पर रहेगा, इसलिए उस वाटर बॉडी की सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हम इतना पढ़ के ही इसको दो कंसेप्ट यहां पर समझ गए कि पहला है अगर नदियां ज्यादा मिल रही हैं तो क्या होगा, सैलिनिटी कम होगी, और दूसरा अगर वो ऐसी जगह पर कोई वाटर बॉडी लाई करती है जहां का टेम्परेचर ज्यादा है, जहां का सरफेस का इवेपोरेशन ज्यादा है, वहां पर भी सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा नदियां मिल रही है, सैलिनिटी कम होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एनक्लोज्ड सीज की अगर हम बात करते हैं, एनक्लोज्ड सीज मतलब ऐसे हैं जो लैंड के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, विच आर एरियाज ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सच एज द कैस्पियन सी। आप कैस्पियन सी देखिएगा, आपको दिखेगा वहां पर सैलिनिटी देखिए बहुत ज्यादा है, 180 पीपीटी तक। और डेड सी की अगर हम बात करें पैलेस्तीन में, तो वहां पर सैलिनिटी कितनी है, 250 पीपीटी, यानी कि 1 लीटर पानी में 250 ग्राम नमक आप घोल दीजिए, इतनी ज्यादा सैलिनिटी है। ठीक है, 180 ग्राम घोलना, 250 ग्राम घोलना नमक, आप अपने आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा सैलिनिटी ये हो गई है। अब यहां पर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इनलैंड ड्रेनेज का रीजन है। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब है कि यहाँ की जो नदियां वगैरह है, ठीक है, वो यहां तक पूरे का पूरा पानी अपना नहीं पहुंचा पाती, फ्रेश वाटर नहीं आ पाता है, इस वजह से इनकी सैलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो है लेक ऑफ दैट ऑफ लेक वैन। ठीक है, एशिया माइनर में टर्की में आपको ये लेक देखने को मिलेगा। आप टर्की में जाके देखेंगे तो यहां पर आपको ये लेक दिखेगा, लेक वैन। इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, 330 पीपीटी, यानी कि 1 लीटर पानी में 330 ग्राम नमक घोलना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है। ठीक है, ये एक सॉल्ट लेक है और इसके जो शोर्स वगैरह है, यानी कि जो इसका तट वगैरह है, वहां से सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज सो हाई दैट इन लेक वैन एंड और द डेड सी इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिंक। ठीक है, वहां पर बेसिकली ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जहाज वगैरह या कुछ भी जो है वो डूब नहीं सकता, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है पानी की। ठीक है, जो बिगनर स्विमर्स है विल फाइंड इट मच इजियर टू फ्लोट हेयर देन एनीवेयर एल्स। जो मतलब नए नए तैराकी जो सीख रहे हैं, जो स्विमिंग करना सीख रहे हैं, वो बड़ी आसानी से इस तरीके के जो भी वाटर बॉडी है उसके ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, यानी कि तैर सकते हैं, वो डूबेंगे यहां पर नहीं। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी इन दी वेरियस सीज एंड ओशियंस इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए अब यहां पर कुछ फैक्टर्स आपको बताए जाएंगे। 2 फैक्टर तो खैर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फ्रेश वाटर आने की वजह से सैलिनिटी कम होगी और इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पर देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट समझाए गए हैं। सबसे पहला तो देखिए वही है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, द वाटर्स फ्रिंजिंग दी हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द ट्रेड विंड डेजर्ट्स। ठीक है, जहां पर ट्रेड विंड डेजर्ट्स है, मतलब लेटीट्यूड आपको दिखाया गया है 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और 20 से 30 डिग्री साउथ। ठीक है, वहां पर क्या होगा, हैव हाई सैलिनिटी बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है। क्यों? क्योंकि ये कैसा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन हो गया पहली चीज, और दूसरी चीज ये डेजर्ट रीजन है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है, तो इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा उतना आपको पता है कि क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी। द टेम्परेट oceans have lower salinity due to lower temperature and lower rate of evaporation। ठीक है, कि जहां पर भी टेम्परेट ओशन होगा, टेम्परेट का मतलब जो टेम्परेट रीजन में लाई करेगा, ठीक है, 20 डिग्री से ऊपर की अगर हम बात करें तो
वहां पर ये लाई करेगा 20 से 30 मतलब 30 डिग्री से ऊपर, 30 तक तो ये हो गया, 20 से 30 उसके ऊपर, ठीक है, उससे ज्यादा यानी कि 40-45 तक लगभग। तो वहां पर क्या होगा, उस तरीके के जो वाटर बॉडी होंगी या यहाँ के जो भी समुद्र वगैरह या ओशंस वगैरह होंगे, वहां पर सैलिनिटी कम होगी। सैलिनिटी कम होने का मतलब है कि नमक जो है वो कम घुला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ और सिर्फ पानी इवेपोरेट करेगा, नमक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा कि इवेपोरेशन कम होगा, तो उस वजह से जो साफ पानी है या पानी रहेगा ज्यादा, तो उससे सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद अगला क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड बाय प्रेसिपिटेशन, स्ट्रीम्स एंड आइसबर्ग्स। ये भी वही बात हो गई जो मैंने आपको समझाया कि नदियों से जिस तरीके से फ्रेश वाटर आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए सैलिनिटी इज लोअर देन द एवरेज 35 ppt इन इक्वेटोरियल वाटर्स बिकॉज ऑफ द हैवी डेली रेनफॉल एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो इक्वेटर का रीजन है वहां पर क्या होगा कि रेनफॉल बहुत ज्यादा है, ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो रेनफॉल में क्या होगा, रेनफॉल में पानी नमकीन तो आएगा नहीं, मतलब सैलाइन वाटर तो आएगा नहीं, उसमें तो फ्रेश वाटर आएगा, और फ्रेश वाटर अगर आएगा तो उससे क्या है, सैलिनिटी कम हो जाएगी, ठीक। पहली चीज, ओशियंस इनटू व्हिच ह्यूज रिवर्स लाइक द अमेजन, योर Congo, Ganges, Irrawaddy and Mekong drain have much of their saltness diluted and have lower salinity। यानी कि जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है वहां पर भी आपका सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। जहां पर इस तरीके की नदियां वगैरह आ रही है, जैसे कॉन्गो, अमेजन कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, कॉन्गो कहाँ है, अफ्रीका में है, गंगा इंडिया में आपको पता ही है, इरावदी आपके म्यांमार में है, और मेकोंग आपकी जो है साउथ एशिया में, आपकी जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जो है आपके मलेशिया और लाओस के बीच, थाईलैंड और लाओस के बीच में ये नदी आपको बहती हुई दिख जाएगी, ठीक है। आप मैप में देखिएगा तो वहां पर भी ज्यादा नदियां आ रही है, तो उससे क्या फायदा है, ज्यादा नदियां आ रही है तो सैलिनिटी कम होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं द बाल्टिक, आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक वाटर्स की, यानी कि जहां पर बाल्टिक सी, आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन है, जहां पर आप देखेंगे वहां पर सैलिनिटी जो है वो 32 ppt से कम है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द कोल्डर क्लाइमेट विद लिटिल इवेपोरेशन। पहली बात तो साफ हो गई कि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, और इवेपोरेशन कम होगा तो सैलिनिटी भी कम होगी, ठीक। इसके बाद एंड बिकॉज मच फ्रेश वाटर इज एडेड फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोल्डर रीजन है तो यहाँ पर आइसबर्ग्स वगैरह होंगे, और आइसबर्ग्स जब पिघलेंगे तो उनसे क्या होगा, फ्रेश वाटर ऐड होगा, और फ्रेश वाटर ऐड होने से सैलिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एज वेल एज बाय सेवरल लार्ज पोलवर्ड बाउंड रिवर्स। कुछ पोलवर्ड बाउंड रिवर्स भी हैं, जैसे कि आप रिवर्स देखेंगे ओब, लेना, येनेसी एंड मैकेंजी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं, ठीक है। इसमें से आप 3 नदियां देखेंगे, ये आपकी रशिया में बहती है, ओब, लेना और येनेसी। जो मैकेंजी नदी है ये आपको कनाडा की तरफ से बहती हुई दिखेगी, लेकिन सबके सब ये जा रही है आर्कटिक ओशन में, ठीक है। आर्कटिक सी जो आपका ऊपर है, आर्कटिक सी के पास आप जाके देखेंगे सारी की सारी नदियां बह रही हैं। तो नदियों की बहने की वजह से भी है, जो हमारा ग्लेशियर्स या जो हमारे आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं उनकी वजह से भी है, जो नदियां हमारे ऊपर देखा वहां पर ये गंगा, मेकोंग, इरावदी वाले टाइप में, वहां पर भी है, जो हमारा इवेपोरेशन कम हो रहा है उसकी वजह से भी है। तो इन सब की वजह से क्या हो रही है कि सैलिनिटी जो है वो कम हो जा रही है, ठीक। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट्स। अब जो ओशन करंट्स है उससे भी पानी मूव करता है, और उसके पानी मूवमेंट होने की वजह से भी क्या होगा कि जो सैलिनिटी पर क्या असर पड़ेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। इन होली और पार्शली एनक्लोज्ड सीज सच एज द कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, the water do not mix freely with the ocean water and they are not penetrated by ocean currents, ठीक है। ये इस तरीके के एनक्लोज्ड सीज है। एनक्लोज सी मतलब इनका ये समुद्र में खुले हुए नहीं है, ये किसी बड़े ओशन में खुले हुए नहीं है। आप जाके मैप में चेक कीजिएगा आज ही, कैस्पियन सी देखिएगा, मेडिटेरेनियन सी देखिएगा, रेड सी देखिएगा, पर्शियन गल्फ देखिएगा, ये सारे के सारे एज सच जो है ओपन ओशन में पूरी तरीके से खुले हुए नहीं है। अब ओपन ओशन में नहीं खुले हुए हैं तो क्या होगा, इनका जो है ओशन वाटर से ये नहीं मिल पाएंगे, या फिर ओशन करंट जो है वो इनमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनका क्या होगा, सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और जहां पर इनलैंड ड्रेनेज है, इनलैंड ड्रेनेज विदाउट लिंक्स विद द ओशन, कंटिन्यूअस इवेपोरेशन अंडर एन ऑलमोस्ट क्लाउडलेस स्काई कॉजेज द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स अराउंड द शोर्स, ठीक है। जो इस तरीके के इनलैंड ड्रेनेज के एरियाज है जहां पर ओशन से कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पर कंटिन्यूअस इवेपोरेशन हो रहा है अंडर द क्लाउडलेस स्काई, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, खुला आसमान है पूरा तरीके से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, सनलाइट बहुत तेज होगी वहां पर, और उस वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से सैलिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इस तरीके का जो समुद्र है, यानी कि जो समुद्र का जो शोर है, यानी कि तट वगैरह है, वहां पर सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ओपन ओशन की अगर हम बात करें, जहां पर करंट्स फ्रीली मूव करते हैं, सैलिनिटी जो है वो लगभग
35 ppt के आसपास रहेगी या उससे भी कम रहेगी, ठीक है। रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नेग्लिजिबल वेयर इज देयर इज फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर बाय सरफेस एंड सब सरफेस करंट्स। सैलिनिटी रेंज का मतलब है सैलिनिटी का डिफरेंस, यानी कि हाईएस्ट सैलिनिटी लोएस्ट सैलिनिटी का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होगा जहां पर सरफेस और सब सरफेस का मतलब होता है नीचे का पानी, ठीक है, थोड़ा सा अंडर लेयर का पानी। तो उनके बीच में जब करंट मूव हो रहा है, करंट हम लोग जनरली देखेंगे किस तरीके से होता है। करंट इज अ काइंड ऑफ अ सर्कुलेशन मूवमेंट, ठीक है, एक सर्कुलेशन मूवमेंट होता है जिसमें सरफेस का पानी नीचे की तरफ को जाता है, नीचे का पानी ऊपर की तरफ को आता है, ठीक है। तो जहां पर सर्कुलेशन फ्रीली हो रहा है, फ्रीली मिक्सिंग ऑफ वाटर हो रहा है बिटवीन द सरफेस एंड द सब सरफेस वाटर्स, तो वहां पर जो सैलिनिटी की रेंज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक। यानी कि आप कह सकते हैं कि सैलिनिटी वहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है या ओशन करंट्स है, इसको लेकर हम लोग बात अगले लेक्चर से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए टेम्परेचर की बात देख लेते हैं क्या है। लैंड मासेस की तरह ही ओशन वाटर जो है उसका भी वो वेरिएशन है टेम्परेचर में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होगा, ठीक। बोथ एट द सरफेस एंड एट ग्रेट डेप्थ्स, यानी कि सरफेस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी टेम्परेचर अलग अलग है, अगर हम डेप्थ की बात करेंगे, गहराई की बात करें, तो वहां पर भी टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक। सिंस वाटर वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन मच मोर स्लोली देन द लैंड, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन एनी पार्ट ऑफ द ओशन इज वेरी मच स्मॉलर, ठीक है। अब वाटर के बारे में हमें एक चीज पता है कि वाटर जो है लैंड के कंपैरिजन में गर्म भी धीमे धीमे होता है और ठंडा भी धीमे धीमे होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर की ओशन के किसी भी पार्ट पे अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और ये चीजें आप अपने जो पिछले हमने कोर्सेज पढ़े हैं ज्योग्राफी से संबंधित, वहां पर हमने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर भी पानी होता है वहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट टेम्परेचर का आ जाता है, यानी कि वहां पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा असर, मतलब रेंज जो है वो चेंज कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, वेरिएशन कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि पानी जो है वो हल्के हल्के गर्म होता है और हल्के हल्के ठंडा होता है, ठीक। जो रेंज यहां पर दी गई है वो दी गई है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास फॉर मोस्ट ऑफ दी ओपन सीज, ठीक है। जनरली जो मीन एनुअल टेम्परेचर है सरफेस ओशन वाटर का डिक्रीज करता है फ्रॉम अबाउट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट इन इक्वेटोरियल एरियाज टू 55 डिग्री फ़ारेनहाइट एट लैटिट्यूड्स ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि अगर हम इक्वेटर के रीजन में है तो लगभग टेम्परेचर कितना होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमें पता है कि इक्वेटर में हमारा जो सन है वो काफी टाइम तक ओवरहेड रहता है, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है इसीलिए। और जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से 45 डिग्री बढ़ते हैं, चाहे नॉर्थ की तरफ बढ़े चाहे साउथ की तरफ बढ़े, हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लगभग 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, ठीक है। और जैसे जैसे हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच जाएगा, या आप कह सकते हैं कि पानी जो है वो जम जाएगा। द रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विद लैटिट्यूड्स इज हाउएवर नेवर कांस्टेंट, ठीक है। अब जो रिडक्शन हो रहा है टेम्परेचर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 55 डिग्री हुआ है, फिर ये ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है पोल्स की तरफ, यानी कि ये पोलवर्ड डिक्रीज कर रहा है। अब इसका जो ये डिक्रीज है या जो रिडक्शन है लैटिट्यूड के साथ वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर इंटरफेरेंस हो रही है किसकी, वार्म करंट की और कोल्ड करंट की, ठीक है, साथ साथ विंड्स की और एयर मासेस की, ठीक है। जैसे कि हम सॉलिड अर्थ की अगर बात करते हैं तो सॉलिड अर्थ तो कहीं जाएगी नहीं, ठीक है, लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें, कंपैरिजन में बात करें, तो ओशन वाटर जो है वो मोबाइल है, वो चलता है, ठीक है, ओशन करंट्स के फॉर्म में मूव करता है, वेव्स वगैरह के फॉर्म में मूव करता है। इसीलिए जो वेरिएशंस है इन द टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशियंस कैन बी एक्सपेक्टेड, इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वेरिएशन है टेम्परेचर में बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशियंस वो होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम बात कर लेते हैं वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, आर्कटिक और एंटार्क्टिक से जो पानी आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कि ये पोल का रीजन है, तो पानी वहां से ठंडा आएगा, यानी कि कोल्ड करंट्स आएंगे, जैसे कि लेब्राडोर करंट है ऑफ द नॉर्थ कोस्ट कनाडा। ये क्या कर रहा है, इट टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस वाटर टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, अब ये कोल्ड करंट है, ठीक है, ठंडा पानी आ रहा है, तो ये सरफेस के पानी को क्या करेगा, ठंडा करेगा। करंट का नाम ध्यान रखिएगा, लेब्राडोर करंट है। आगे जाके हालांकि इस चैप्टर में अभी हम लोगों को करंट के बारे में डिस्कस करना है, तो वहां पर हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि कहां पर से करंट आता है, किस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये कंसेप्ट समझिए कि पानी अगर ठंडा पानी आ रहा है तो सरफेस के टेम्परेचर को कम कर देगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कैनेडा इवन एट 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर दस आइस बाउंड फॉर ऑलमोस्ट हाफ द ईयर। अब आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर अगर कोई चीज है, यानी कि हम कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट कौन सा रीजन हो गया,
लगभग टेम्परेट रीजन है, तो यहां पर इस तरीके की आइस बाउंड तो ये नहीं रहने चाहिए थे, लेकिन ये इसलिए आइस बाउंड है। क्यों आइस बाउंड है? क्योंकि इसमें इस तरीके का जो कोल्ड करंट है वो आ रहा है, ठीक है। और रीजन बताया गया है पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कनाडा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट कनाडा की तरफ से ही ये करंट आ रहा है, लैब्राडोर करंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कोस्ट वार्म्ड बाय वार्म करंट्स, जैसे कि द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, हैव देयर सरफेस टेम्परेचर रेज्ड। अब ये जहां पर वार्म करंट आएगा, वार्म करंट का मतलब क्या है? जहां पर गर्म पानी आ रहा है वहां पर, ठीक है, उससे क्या होगा? सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो नॉर्वेजियन कोस्ट है, इवन एट 60 to 70 डिग्री नॉर्थ इज आइस फ्री थ्रू आउट द एयर। अब आप देख सकते हैं कि 60 से 70 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, वहां पर कभी भी बर्फ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरह गर्म पानी वहां पर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये एनक्लोज्ड सी में पाया जाएगा, इन द ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे कि रेड सी की बात कर लेते हैं, वहां पर टेम्परेचर है लगभग 85 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का। आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाटर्स आर सो कोल्ड दैट देयर सरफेस इज परमानेंटली फ्रोजन एज पैक आइस डाउन टू अ डेप्थ ऑफ सेवरल फीट, ठीक है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक में बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि पोल के पास है, तो इसलिए उनका जो सरफेस है वो परमानेंटली फ्रीज रहता है, फ्रोजन रहता है, जमा हुआ रहता है, और कुछ फीट तक इस तरीके की बर्फ जो है वो देखने को मिलती है। इन दी वार्मर समर पार्ट्स ऑफ द आइस ब्रेक ऑफ एज आइसबर्ग्स दैट बोथ डाइल्यूट द वाटर एंड लोअर द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आइस फ्री सीज, ठीक है। उससे दो चीज हो रही है, एक तो वही पानी को डाइल्यूट कर रहा है, और दूसरी चीज यह है कि जो आसपास का समुद्री रीजन है उसके टेम्परेचर को, उसका जो सरफेस टेम्परेचर है उसको क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है, क्योंकि बर्फीला पानी है, ठीक है। आगे देख लीजिए, द टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस ऑल्सो वेरीज वर्टिकली बाय विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है। ये तो हमने बात करी सरफेस टेम्परेचर पे, जैसे कहां पर अलग अलग है, जैसे कि कोल्ड करंट्स वगैरह आ रहे हैं तो उससे टेम्परेचर कम हो जा रहा है, हॉट करंट्स अगर आ रहे हैं, वार्म करंट्स अगर आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेम्परेचर की, सतह पे। अब हम नीचे चले, अगर डेप्थ पे चले, गहराई में, तो वहां पर भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ठीक है। और कितना ज्यादा वेरिएशन होता है? देखिए, इट डिक्रीजेस रैपिडली फॉर द फर्स्ट 200 फैदम्स, ठीक है। ये फैदम जो है ये एक मेजरिंग यूनिट है, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 1.8 मीटर्स, ठीक है। दैट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो शुरुआती जो 200 फैदम है, यानी कि हम जब नीचे की तरफ को जा रहे हैं, 200 फैदम आपका हो गया लगभग 1200 फीट के आसपास, तो वहां पर क्या है कि रेट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से कम होगा, यानी कि हर 10 फैदम जाने पर हमारा जो रेट है वो कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्लोली होगा, अंटिल आर डेप्थ ऑफ 500 फैदम्स इज रीच्ड, यानी कि जब तक हम 500 फैदम पे पहुंचेंगे तब ये थोड़ा सा क्या होगा, जो इसका रेट है कम होने का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो ड्रॉप है वो स्कार्सली नोटिसेबल है, लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 100 फैदम्स, ठीक है। यानी कि इसके बाद जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है। अब 100 फैदम हम जब नीचे जाएंगे तब जाके सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर देखने को मिलेगा। ओशियन डीप्स की अगर हम बात करते हैं बिलो 2000 फैदम्स, 2000 फैदम्स का मतलब है 12,000 फीट, द वाटर इज यूनिफॉर्मली कोल्ड जस्ट अ लिटिल अबव फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पर पानी जो है वो पूरा का पूरा एक सा हो चुका है, यूनिफॉर्मली कोल्ड है और फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ही ज्यादा है, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन इन द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंचेस मोर देन 6 माइल्स बिलो द सरफेस द वाटर नेवर फ्रीजेस। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 6 मील भी अगर हम नीचे चले जाते हैं, डीपेस्ट जो ट्रेंचेस वगैरह है, यानी कि जैसे हमने मैरियाना ट्रेंच की बात की थी, मिल्डनहाउ डीप की बात की थी, बहुत अगर हम नीचे चले भी जाते हैं तब भी जो हमारा पानी है वो कभी भी जमेगा नहीं, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर 80% ऑफ ऑल ओशियन वाटर्स हैव अ टेम्परेचर बिटवीन 35 एंड 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये एस्टिमेट किया गया है, या एक स्टडी में इस तरीके का चीज देखी गई है कि जितना भी ओशन वाटर्स है, टोटल ओशन वाटर का 80% जो है उसका तापमान कितना है? 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि हमने यहाँ पर जो डिपॉजिट्स को लेकर आज बात करी है, जिस तरीके के 3 डिपॉजिट्स होते हैं, द मड्स, द वुड्स एंड द क्लेस के बारे में, उसमें कौन कौन से कंटेंट है, केमिकल कंटेंट, कलर मैंने आपको बता दिया, ब्लू कंटेंट अगर है या ब्लू कलर है तो किसकी वजह से है, रेड है तो किसकी वजह से है, ग्रीन है तो किसकी वजह से, मैंने समझा दिया। इसके बाद सैलिनिटी का क्या कंसेप्ट है, मैंने आपको वही बताया कि किस तरीके से सैलिनिटी को हम पता लगाएंगे, सैलिनिटी होती क्या है, वेरिएशन हम कैसे पता लगाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर की बात भी कर ली और टेम्परेचर के वेरिएशन को लेकर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि सरफेस पर टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से होता है और अगर हम वर्टिकल बात करें तो वो कैसे होता है।
ठीक है, इन्हीं चीज़ों को लेके अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे जो ओशन करंट्स का मूवमेंट है उसमें। ठीक है, और हमें 3 मेजर जो ओशंस हैं हमारा अटलांटिक ओशन, हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो, और इंडियन ओशन, इन तीनों के मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में इसी चैप्टर में। और आई होप कि 2 क्लासेस और लगेंगी, 2 लेक्चर्स और लगेंगे और उसमें ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको फिर से बताया है कि जीसी लियोंग के कोर्स को थोड़ा सा समय के लिए वेट किया जाएगा, इसको इतनी जल्दी है जिसका पार्ट 2 है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड एज सच अभी भी हमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं मिली है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोगों को अगर पार्ट 2 का जो इसका कोर्स है अगर उसकी ज़रूरत है तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी डिमांड करें। ठीक है, अपने जो भी सुझाव है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो ज़रूर आप जीसी लियोंग पार्ट 2 अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और जितना जल्द से जल्द पढ़ना चाहते हैं उतने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स, उतने ज़्यादा आप लोगों की जो डिमांड है वो हमारे पास आनी चाहिए, तभी वो कोर्स जो है उतनी जल्दी स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर से। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल रहे हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स और क्विजेज भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप लोग वीडियोज़ के थ्रू पढ़ सकें, आप लोग नोट्स के थ्रू क्विकली रिवाइज कर सकें, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को एसेस कर सकें। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।